स्मृति ईरानी जो नैरेटिव कांग्रेस की ओर से बनाने की कोशिश की जाती रही है, अब उसका काट निकालेंगे स्मृति ईरानी। और बहुत जल्द वो मौका आएगा जब स्मृति ईरानी को राज्यसभा भेजा जाएगा और उसके बाद कांग्रेस के नैरेटिव को काटने का काम करेंगे स्मृति ईरानी। क्योंकि जिस तरीके से वो बोलती हैं, फायर ब्रांड नेता के तौर पर मानी जाती है और खास तौर पर उनकी जो बातें रहती है तमाम मुद्दों को लेकर प्रमुखता से अपनी बात रखती हैं और इसीलिए वो चर्चित नामों में हमेशा गिनी जाती रही हैं। और एक बार फिर से उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है। इसके अलावा संजय भाटिया, इंडिया टीवी पहले से ही संभावित नामों की लिस्ट जब आपको बता रहा था, संजय भाटिया का नाम भी हमने आपको बताया था। एक बार फिर से देवेंद्र का रुख करते हैं। देवेंद्र, चाहे हम अलग अलग राज्यों की बात करें जहां पर एनडीए की सरकार है, जिस तरीके से नए चेहरों को बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी गई, चाहे कि हम मुख्यमंत्री के पद की ही क्यों ना बात करें, और जब ये लिस्ट 2027, 29 और फिर 47 मिशन के लिहाज से कितनी अहम है? अभी सबसे बड़े टास्क के हिसाब से आप बात करें तो निश्चित तौर पे इस टीम के ऊपर जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये रहेगी कि अगले लोकसभा चुनाव जो कि 2029 में होना है, बीच में अलग अलग राज्यों के चुनाव तो रहेंगे ही, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिहाज से किस प्रकार का काम किया जाए ताकि वहाँ पर माहौल बने। दूसरी चीज़ कि जब राज्यों में चुनाव होते हैं तो जिन महामंत्रियों की हम लोग बात कर रहे हैं तो उसके लिए फिर एक अलग से सूची आएगी जिसमें ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि किस महामंत्री को किस राज्य का प्रभार दिया गया है, किसकी जिम्मेदारी दी गई है किस राज्य को, या किस उपाध्यक्ष को किस राज्य की जिम्मेदारी दी गई है। कुछ सचिव भी ऐसे हो सकते हैं जिनको सब प्रभारी वर्ग के तौर पर कहीं लगाया जाए। तो वहाँ पर जिस राज्य में जब जहाँ चुनाव होगा तो उस महामंत्री की भूमिका सबसे ज़्यादा अहम रहेगी। और दो बड़े चैलेंज के हिसाब से अगर सिर्फ बात करने के लिहाज से अगर आप देखें तो अभी इमीडिएट चैलेंज जो आएगा वो अगले साल आएगा जब उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा, उत्तराखंड का चुनाव होगा। ये दोनों ही राज्य ऐसे होंगे जहाँ बीजेपी एक बार फिर से तीसरी बार सरकार बनाने के लिए पुरजोर कोशिश करेगी। और इन जगहों पर अगर तीसरी बार लगातार सरकार बनाती है तो आप समझ सकते हैं कि ऑलरेडी वो माहौल कैसा रहेगा, कितना बड़ा रहेगा। तो और इसके अलावा संगठन का काम इस रूप में करना होगा कि 3 साल बाद, क्योंकि अगला लोकसभा चुनाव जब होगा तो हाल के दिनों में ये दिख गया है कि चैलेंजेस बहुत अलग तरीके के होंगे और वो जो पहले का जो सेट पैटर्न पे जो चैलेंज चलता था वो चैलेंज नहीं होगा। अब आक्रमण अपोजिशन की तरफ से ज़्यादा बड़ा नज़र आएगा, ज़्यादा अलग तरीके से नज़र आएगा। टेक्नोलॉजी का रोल उसमें ऑलरेडी घुस गया है। तो इन सारी चीज़ों में संगठन की भूमिका, संगठन की मजबूती बहुत अहम रहेगी। सरकार अपना काम करती है लेकिन सरकार के उस कामकाज को जनता के बीच पहुंचाना और साथ ही साथ जनता के भीतर कोई असंतोष है किसी इशू को लेकर सरकार के कार्यशैली पर, तो उस असंतोष को भी चैनलाइज करने का, पहुंचाने का की सबसे बड़ी जिम्मेदारी संगठन के ऊपर ही होती है, संगठन के नेताओं के ऊपर ही होती है, जो सरकार के लोगों को ये फीडबैक दे सके कि ग्राउंड पर ये चीज़ है, ये करने की ज़रूरत है, इस दिशा में असंतोष है, ये चीज़ बहुत अच्छा चल रहा है, इसको और चलाने की ज़रूरत है। तो इस तरह के जो भी फीडबैक होते हैं, अगर संगठन एक्टिव रहता है तो सरकार को दुगुनी ताकत मिल जाती है, क्योंकि अधिकारियों के सहारे सरकार सिर्फ काम कर सकती है। सरकारी काम, चुनाव जीतने की जिम्मेदारी संगठन के ऊपर ही होती है। और उस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है इस बार जब इस टीम को बनाया गया हो। और महामंत्री के लिहाज से मैं फिर कह रहा हूँ कि महामंत्री के लिहाज से बीजेपी के कार्यशैली को जो लोग जानते हैं, बीजेपी के संगठन को जो लोग जानते हैं, बीजेपी के हाल के वर्षों के कामकाज को जो देख रहे हैं, उनमें से एक भी नाम ऐसा नहीं है जिस नाम को वो ये कहे कि इस व्यक्ति को जगह नहीं मिलनी चाहिए थी, इसको किसी परिक्रमा के तहत मिल गई। किसी एक नाम पर भी वैसा नज़र नहीं आ रहा जिस महामंत्री का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ना हो। जी बिल्कुल देवेंद्र, और नितिन नवीन के लिए भी ये परीक्षा होगी। 2027 में 7 राज्यों के विधानसभा चुनाव जब होंगे तो नितिन नवीन के साथ साथ उनकी टीम की तो परीक्षा ही, लेकिन नितिन नवीन के लिए भी उतनी ही बड़ी परीक्षा होगी। देवेंद्र, एक और नैरेटिव चल रहा है, एक और बात चली कि धीरे धीरे जिस तरीके से संगठन में युवा चेहरों को मौका दिया जा रहा है, एक तरीके से ये न्यू जनरेशनल शिफ्ट के तौर पर भी देखा जा रहा है। इसे ऐसे भी देखा जाना चाहिए? देखिए, निश्चित तौर पे वो, इसमें कोई दो राय नहीं कि आपने जो कहा बिल्कुल वो सोच है और वो सोच होनी भी चाहिए। आपने देखा होगा कि पहले से ही किस प्रकार से पूरे देश भर में बीजेपी की जो सांगठनिक इकाई है, मंडल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक की, उसकी जो औसत उम्र है उसको किस प्रकार से 50 से नीचे लेकर आया गया था। यानी कि सभी व्यक्ति जो पदाधारी हैं बीजेपी के संगठन में, मंडल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक, उन सबकी उम्र अगर जोड़ दी जाए तो उसका जो औसत निकले वो 50 वर्ष से कम होना चाहिए। तो बीजेपी ऑलरेडी उस लिहाज से काम कर रही थी और इस टीम
में भी आप देखें तो वैसे चेहरों पर भरोसा जताया गया है और उन चेहरों को जो अनुभवी चेहरे हैं उनके साथ भी रखा गया है ताकि टीम आप एक बैलेंस टीम के तौर पर काम कर सकें। ऐसा नहीं हो सकता था जैसे महामंत्री में किसी भी सीधे सीधे नए चेहरे को शामिल करना वो पार्टी के लिए सुसाइडल हो जाता है, क्योंकि महामंत्री के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और बार बार मैं इस बात को कह रहा हूँ कि पार्टी को चलाने का काम मुख्यतः महामंत्री ही करते हैं और उस लिहाज से वैसे महामंत्रियों की ज़रूरत थी जो पार्टी में नई ऊर्जा, नया तेवर, नया कलेवर भर सकें, लेकिन उनका ऑलरेडी एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड हो, पार्टी के संगठन में अलग अलग लेवल पे वो अपनी जिम्मेदारियों को निभा चुके हों, व्यापक अनुभव हो, तब वो पार्टी को सही दिशा दे सकते हैं, सही गति दे सकते हैं, सही मोमेंटम दे सकते हैं और उन्हीं तरह के नाम को शामिल किया गया है। उपाध्यक्ष के हिसाब से अगर आप बात करें तो उपाध्यक्ष का जो पद होता है ज़्यादातर केस में वो कॉस्मेटिक पद होता है। उपाध्यक्ष का पद कुछ लोगों को ज़रूर जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन उनके अनुभवों का समय समय पर फ़ायदा मिलता रहे, कोई सलाह मशविरा होते रहे, इस लिहाज से उपाध्यक्ष की भी जिम्मेदारी दी गई। उसमें कुछ अनुभवी चेहरे भी हैं, कुछ नए चेहरे भी शामिल किए गए हैं। राष्ट्रीय सचिव ऐसी जगह है जहां पर आप सीधे सीधे यूथ को प्रमोट करते हैं, उस काम को भी बीजेपी ने किया है। तो जहां जो बैलेंस रखा जा सकता था टीम वो रखती नज़र आ रही है और इस लिहाज से जो मंथन हुआ है वो मंथन बहुत लंबा था। एक चीज़ ज़रूर है कि जैसे बीजेपी युवा मोर्चा को लेकर निश्चित तौर पे उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस लिहाज से होगी कि अब वो ये परफॉर्म कर रहे हैं कि हाल के दिनों में युवाओं को लेकर एक कंसर्न आया, उसको लेकर पार्टी जिस प्रकार से एक तरह से बैकफुट पर नज़र आई, सरकार बैकफुट पर नज़र आई। जब सरकार के एक मंत्री का इस्तीफा होना पड़ा तो क्या युवा मोर्चा की कमान जिनको सौंपी गई है वो इतनी ऊर्जा भर पाएंगे, इतनी ताकत दे पाएंगे इस संगठन को कि इस तरह के चैलेंजेस अगर दोबारा एक तो आए ना, अगर आए तो उनको ठीक तरीके से काउंटर कर सकें। तो वो जिम्मेदारी ज़रूर होगी हेमांग जोशी के ऊपर। तेजस्वी सूर्या के केस में इस बात को कहा जा रहा था कि भले ही वो 2 बार के सांसद हैं, लेकिन आप देखें तो इतना बड़ा जब क्राइसिस हुआ था तो इस क्राइसिस में उनकी कितनी भूमिका नज़र आई। वो युवा मोर्चा की कमान इस लिहाज से सिर्फ नहीं होना चाहिए कि पार्लियामेंट में आप अच्छा स्पीच दे सकें, बल्कि संगठन की जो जिम्मेदारी है वो ग्राउंड पर, वो नैरेटिव में, वो कार्यकर्ताओं में, वो यूथ के भीतर नज़र आनी चाहिए थी। वो मिसिंग रहा, ऐसा पार्टी के बहुत सारे लोगों का मानना था। और अब बड़ी जिम्मेदारी रहेगी हेमांग जोशी के ऊपर कि क्या वो इस काम को कर पाते हैं। और जो अलग अलग मोर्चे की बात है, निश्चित तौर पे जैसे किसान मोर्चा के ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी रहेगी कि हाल के दिनों में अब आप देख रही हैं कि फिर हैपनिंग एक शुरू है कि किसानों का प्रोटेस्ट हो सकता है, किसान प्रोटेस्ट कर भी रहे हैं, एक बड़े अभियान के तौर पर उसको कराया जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों को काउंटर करना आप देखें तो संगठन की सबसे बड़ी महती भूमिका उसमें रहती है कि आप अपने सांगठनिक कार्यक्रम, विस्तार, संपर्क, डोर टू डोर संपर्क, इन सारी चीज़ों के मार्फत अपने संगठन को मजबूती दें, अपने बूथ को मजबूती दें, ताकि जब चुनाव हो तो चुनाव में फ़ायदा हो और न अगर चुनाव नहीं है तो फिर संगठन का विस्तार होता रहे। और इन सारी जिम्मेदारियों के बीच, इन सारी अपेक्षाओं के बीच जो पार्टी के लोग, पार्टी के समर्थक जो अपेक्षा करते हैं, उसके बीच नितिन नवीन की एक टीम बनी है। देखना होगा कि आगे किस रूप में ये परफॉर्म करते हैं। राष्ट्रीय महामंत्री के लिहाज से अगर आप बात करें तो निश्चित सारे नामों को लेकर हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि ऑलरेडी उनका इतना बड़ा प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है कि जैसे विप्लव देव की आप बात कर लें, त्रिपुरा में उनको बीजेपी अध्यक्ष बनाया गया था, फिर सरकार बनी, मुख्यमंत्री बने, फिर जब वहाँ से मुख्यमंत्री से हटे तो फिर हरियाणा में प्रभारी थे। और मैं आपको बताऊँ कि हरियाणा में जब चुनाव चल रहा था, जब सबको ये मान रहा था कि कांग्रेस पार्टी आ रही है, सारे सर्वे उस बात को कह रहे थे, तब भी विप्लव देव इस बात को कह रहे थे कि लिख के रखिए कि 47 से 48 सीटें बीजेपी को हासिल होंगी, और वो हुआ। इसका मतलब ये नहीं था कि वो कोई बहुत अच्छी भविष्यवाणी कर रहे थे, इसका सीधा मतलब ये हुआ कि बतौर प्रभारी ग्राउंड पे उन्होंने बेहतर काम किया। इस लिहाज से उनका फीडबैक ज़्यादा बेहतर था, लोगों से उनका संपर्क ज़्यादा बेहतर था। बहुत सारे प्रभारी ऐसे भी होते हैं जो कागज़ों पे ज़्यादा काम करते हैं, गए 2-3 बार घूमे और लौट के आ गए। उस तरह के प्रभारी की ज़रूरत, उस तरह के महामंत्री की ज़रूरत बीजेपी को अब नहीं रहेगी। बीजेपी को ऐसे नेताओं की ज़रूरत है जो कि ग्राउंड पर बहुत मजबूती से काम करें। कम से कम पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, ऐसा लग रहा है इस टीम को देखकर, कि इस ज़रूरत को समझ लिया है और उसी लिहाज से एक संतुलित टीम बनाने की कोशिश की गई है। देवेंद्र, जिस तरीके से हमने पिछले कुछ चुनावों के दौरान ये देखा भी है कि माइक्रो मैनेजमेंट पर खास तौर पर जिस तरीके से संगठनात्मक तौर पर काम होते आए हैं ग्राउंड पर, और बीजेपी का ये मोटिव भी रहा है, चाहे वो जिला अध्यक्ष स्तर का नेता और छोटे छोटे तमाम नेता जो बूथ स्तर के होते हैं उन तक पहुंच बनाना, उन तमाम चीजों को भी ध्यान में रखकर यकीनन ये लिस्ट बनी होगी ताकि संगठन के काम को तो बढ़ाएं, लेकिन पार्टी के प्रति जो, जैसे कि आप बता भी रहे कि नाराजगी है या कोई नैरेटिव चल रहा है, उसे लोगों तक जाए, उन्हें उनसे कनेक्ट कर सके, और खासतौर पर जेंजी युवाओं से कैसे कनेक्ट करेंगे?
बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि पार्टी को इस समस्या का एहसास होगा, और ये हो कैसे नहीं। अगर अभी आपने देखा कि थोड़े दिन पहले ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की खाली की हुई सीट पर अगर बीजेपी कैंडिडेट की करारी हार होती है तो वो सिर्फ एक कैंडिडेट की हार नहीं थी, बल्कि बीजेपी के संगठन के लिहाज से अगर आप बात करें, उनके अप्रोच, उनके सोच, उनका तरीका, उन सब चीज़ों की हार थी। वो एक आप कह सकते हैं कि एक चारों खाने चित्त वाली जो हार होती है, उस तरह की हार थी कि किस प्रकार का अपने कैंडिडेट सिलेक्शन किया, कैसे अपना कैंपेन चलाया। क्योंकि आप देखें तो नेताओं को वहां भी लगाया गया था, बड़े बड़े नेताओं को लगा दिया गया, दो मंडल की जिम्मेदारी पे बड़े बड़े नेता झोंक दिए गए, एक एक बूथ पर नेताओं की फौज उतार दी गई, सब कुछ तो किया गया, फिर भी रिजल्ट कोसों दूर रहा। तो इसके पीछे वजह क्या थी? तो जो समस्या थी इसके पीछे, उस समस्या को पार्टी के टॉप लीडरशिप ने निश्चित तौर पे समझ लिया होगा। इस सूची को देखकर ऐसा लग रहा है कि टैलेंट से कंप्रोमाइज़ नहीं। अगर आप टैलेंट से कंप्रोमाइज़ करेंगे, क्षमतावान लोगों से कंप्रोमाइज़ करेंगे, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड वाले लोगों से कंप्रोमाइज़ करेंगे तो कहीं भी झटका लग सकता है। और अब जो चैलेंजेस जैसे जैसे आ गए थे, जैसे जेनजी के बारे में जो आपने बात की, उसमें तो सबसे बड़ी चीज़ यही थी ना कि सोशल मीडिया पर इस तरीके का एक तूफान क्रिएट किया गया, जैसे ऐसा लगा कि पूरे देश का यूथ इस सरकार के खिलाफ हो गया है। और सिलेक्टेड लोगों ने उस अभियान को बहुत कैलिब्रेटेड वे में, एक बेहतर मैनेजमेंट के साथ उस अप्रोच को चलाया, और बीजेपी की सोशल मीडिया टीम उसको काउंटर नहीं कर सकी, उसको निगेट नहीं कर सकी। तो उसमें यह तय माना जा रहा था कि इस झटके के बाद बीजेपी ये एफर्ट नहीं कर सकती कि अब उसको दोबारा झटका लगे, और उस लिहाज से सोशल मीडिया की पूरी टीम को ही बदल दिया गया है। और अब नए चेहरों के साथ, नए आइडियाज़ के साथ वो ज़्यादा इफेक्टिव वे में वहाँ पे काम करें, ये उम्मीद की जा सकती है। एक सूची जो आगे आएगी, प्रवक्ताओं की सूची, वो भी देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी किस प्रकार के प्रवक्ताओं को लेकर आती है, कि क्या जो डिबेट होते हैं, जो कम्युनिकेशन होता है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं, पार्टी उसमें वैसे लोगों को लेकर आ रही है जो बहुत इफेक्टिव तरीके से अपनी बात कह सकें। क्योंकि जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं वो लगातार बयान देने का काम उनका नहीं रहेगा, वो बड़े अवसर पर ही बयान देंगे। बाकी डे टू डे में बड़ी जिम्मेदारी प्रवक्ताओं की रहती है। वो सूची जब आएगी तो वो भी देखने वाली चीज़ रहेगी।